पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो कि FAR1 में आया था, पुराना क्वेश्चन। इस वक्त ICAP की स्टडी टेक्स्ट में भी मौजूद है। सो लिहाजा ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है आपके करने के लिए। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व पहले से नहीं किया तो लाजमी तौर पर करें, फिर इसकी डिस्कशन सुनें। क्वेश्चन है क्या, रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज एंड रिकॉर्ड द रिक्वायर्ड करेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। हो सकता है अब ये जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन आपका इस तरीके साथ करेक्शन के ज़रिए भी आ सकता है। फिक्स एसेट का 15 से 20 मार्क्स के दरमियान में चांसेस होते हैं फिक्स एसेट के क्वेश्चन के आने के। कम का भी आ सकता है, 8 मार्क्स तक का भी आ सकता है, लेकिन 15 से 20 मार्क्स तक का भी आ सकता है। अल्टरनेटिव टू इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का क्वेश्चन या तो 15 से 20 मार्क्स का आ जाएगा, इसका 8 मार्क्स का आ सकता है, या फिर इन्वेंट्री का 7-8 मार्क्स का आ जाए और इसका 15 से 20 मार्क्स के दरमियान क्वेश्चन आ जाए फिक्स एसेट का। तो शुरू करते हैं जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी है। द अकाउंटेंट ऑफिसर मशीर एंड कंपनी ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न हैज फाइनलाइज्ड द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2009। Mr. Bashir is not satisfied with the fixed asset report in the above financial statement and have asked you to review the same. The detail of fixed asset appearing in the financial statement are as follows. 2008 की accumulated depreciation दी गई है, ये accumulated depreciation है। 2008 के एंड की कॉस्ट भी दी गई है। इसी तरह से 2009 की accumulated depreciation, 2009 की कॉस्ट। लैंड बिल्डिंग यूजफुल लाइफ उसकी 20 साल, प्लांट एंड मशीनरी की 15, फर्नीचर फिक्सचर की 10। द डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन हमारा मेथड हो गया। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल एन एनालिसिस ऑफ वर्किंग पेपर हैज बीन रिव्यूड। द डिटेल ऑफ एडिशन डिलीशन टू द फिक्स्ड एसेट आर एज फॉलोज। इन जनवरी 2009 200,000 was spent on extension of अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में एक्सटेंशन की गई है, तो ये इसका मतलब है ये कैपिटलाइज होनी चाहिए। एंड 50,000 was spent on fumigation of the entire building। ये फ्यूमिगेशन क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं। On March 31, 2009, a generator which had completed 5 years of its life। अब जनरेटर की बात हो रही, पहले बिल्डिंग की बात की गई है, इसकी एडजस्टमेंट नंबर 1 थी। प्लांट एंड मशीनरी इसमें आएगी, इसकी एडजस्टमेंट नंबर 2 है। which had completed 5 years of its life was replaced by another generator। The cost of new generator was 2 million, whereas the supplier allowed 10% of the cost of the old generator as trade-in allowance। trade-in allowance से पता चला कि ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो रही है। रिप्लेस का वर्ड जाहिर कर रहा था कि ये एक्सचेंज नहीं है, ये नया परचेज है, लेकिन ट्रेड इन अलाउंस शो कर गया कि ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। एज अ रिजल्ट द कंपनी मेड अ पेमेंट ऑफ 1910 ओनली। एडजस्टमेंट नंबर 3, ऑन जुलाई 1, 2008 fully depreciated फर्नीचर कॉस्टिंग 400,000 मीन इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 400,000 होगी। वाज रिपेयर्ड, अगर इसका कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तब 400,000 होगी। वाज रिपेयर कर दिया गया एट अ कॉस्ट ऑफ 75,000। It is expected that repair would allow the furniture to be used for the next 5 years। लाइफ बढ़ जाए तो वो एसेट जो कॉस्ट लगी है वो कैपिटलाइज होगी, लिहाजा ये चीज़ तो कैपिटलाइज होनी चाहिए। पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे पिक किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में कैसे डाटे को पिक किया जाए।
अब प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को शुरू कैसे किया जाए। शुरू करने के लिए आपको एक अंदाज सोचना पड़ेगा। एडजस्टमेंट 1 रिलेटेड है इन जनवरी 2009 ₹200 वाज स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर टैंक 50,000 फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन बेसिकली कहते हैं आपने डिसइंफेक्ट करवाया, इस तरह की चीज़ बिल्डिंग को करवाई, तो वो तो एक्सपेंस में जानी चाहिए। ये एक्सटेंशन वाली कैपिटलाइज होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा इस अकाउंट को। क्या 7 मिलियन से 7250 हो गया, 250 ऐड हो गया, इसका मतलब है इन दोनों को इसको भी और इसको भी दोनों को कैपिटलाइज कर लिया गया है। एक्सटेंशन को भी और फ्यूमिगेशन दोनों को कैपिटलाइज कर लिया गया है। हालांकि फ्यूमिगेशन को एक्सपेंस आउट करना चाहिए था। कैपिटलाइज कर लेंगे तो इसका मतलब है डेप्रीसिएशन ज़्यादा चार्ज हो जाएगी। डेप्रीसिएशन ज़्यादा चार्ज हो जाएगी तो उसकी रिवर्सल करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, रिवर्सल इसकी करनी पड़ेगी, रिपेयर को डेबिट करना पड़ेगा और एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन में हमें कैसे लेके चला गया है। जी, तो पहली ट्रांजैक्शन एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग डेबिट, रिपेयर डेबिट, कैश क्रेडिट। हमने कर दी टोटल की टोटल 250 और कैश। ये पता कैसे चला? अब एक तरीका कार है जस्ट एनालिसिस करना, दूसरा है ये वाली वर्किंग कर लेना। तो इसकी आई डोंट बिलीव इट सो कि ज़रूरत है, इस वर्किंग की ज़रूरत निश्ता। देख के पता चल रहा है 7 मिलियन और 7250 में इंक्रीज 250 की आई है, इसका मतलब इसकी एंट्री पास हुई होगी। इतना हमें ज़हन में सोचना समझना चाहिए। अब इस रेक्टिफिकेशन की डायरेक्टली हमें ये ओरिजिनल लिखने की और रॉन्ग लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली समझ लग रहा था। अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करते तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री आपको समझ लगनी चाहिए, रिपेयर डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट होनी चाहिए रेक्टिफाइंग एंट्री। अब दूसरी बात आ जाती है डेप्रीसिएशन की। अब या तो सोचा जा सकता है कि जी सिर्फ और सिर्फ इसकी गलत डेप्रीसिएशन चार्ज हुई होगी, हमें इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन का डिफरेंस देख के कि डेप्रीसिएशन में कितना चेंज आई है। अगर देखा जाए डेप्रीसिएशन को, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को, तो इन दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो देख लें कितनी इंक्रीज आई है। 4.2 मिलियन और 4562 500 माइनस 4.2 मिलियन। अगर आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा 362,500 की इंक्रीज आई है। अब ये नहीं पता 362 की इंक्रीज में सही डेप्रीसिएशन चार्ज हुई है, गलत हुई है, कितनी गलत हुई है, तो इसमें आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। गलत वाली हमें पता चल गई, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 362,500 की हुई है। सही की वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट क्या सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया, इसके बारे में उसने लाइफ बता दी है 20 साल है और स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसकी वर्किंग कर सकते हैं। 7 मिलियन ओपनिंग आ रहा है, इसके डिवाइड बाय 20 कर दिया तो हमारे पास ओपनिंग की डेप्रीसिएशन आ जाएगी 3,50,000। फिर एडिशन 2 लाख है, तकसीम 20 किया तो डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन भी आ जानी चाहिए। जनवरी 2009 में हमने ख़रीद लिया था, इसका मतलब है जनवरी 9 से 30 जून 9 हमारा ईयर एंड 6 महीने बनता है, तो एडिशन के ऊपर 6/12 भी लगेगा। 5,000 उसकी आ गई, 250 पहले थी, 5,000 मज़ीद आ गई, 255 हो गई। ये वर्किंग आप करना चाहें तो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट से बना सकते हैं, ना करना चाहें तो आप जस्ट अपने पास ऐसे लिख सकते थे डेप्रीसिएशन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल तो है ही नहीं, प्लस डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन डिवाइडेड बाय 20 इंटू 6/12। 6/12 क्यों किया है? ये जनवरी से लेके
ईयर एंड तक 6 महीने बनते हैं। तो आंसर आ गया 255। हमने डिप्रिसिएशन चार्ज की हुई है 7 मिलियन डिवाइड बाई 20, 355 आंसर आया जी। तो हमने चार्ज की हुई है वर्सेस 3,62,500, तो हमें पता चल जाएगा -3,62,500 करेंगे। क्वेश्चन में ये ओपनिंग की डिप्रिसिएशन वर्क की, ये एडिशन की और ये टोटल की वही हमने कैलकुलेट की, डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो सकती है। ये चीज़ें लिखने का टाइम बच जाएगा। इसका मतलब डिप्रिसिएशन, डेबिट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इतनी होनी चाहिए थी, चार्ज इतनी कर ली, ये भी लिखने की ज़रूरत एज सच नहीं है। ये चीज़ डायरेक्टली काम हो सकता है तो डायरेक्टली कर दें। जितनी इजाफी चार्ज की है 7500 इजाफी चार्ज किया है तो उसकी रिवर्सल कर दें। जस्ट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन डेबिट, डिप्रिसिएशन क्रेडिट। तो इस तरीके से सम टाइम्स डायरेक्टली आंसर आ सकता है, जस्ट थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखा जाए, अगर हम एनालाइज करें, हम पढ़ चुके हैं एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हुई है, 2 मिलियन का नया जनरेटर था, ट्रेड इन अलाउंस लगाया जो कि 10% ऑफ कॉस्ट था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ ओल्ड जनरेटर एज ट्रेड इन अलाउंस। ये था एज अ कंपनी मेड अ पेमेंट ऑफ 1910 ओनली। तो नॉर्मली गलती ये हो सकती है कि सिर्फ पेमेंट की एंट्री की जाए। लेट्स एनालाइज करते हैं हम दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको ये वाली अमाउंट ही मिलेगी। इसका मतलब है एंट्री यही की गई है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट 19,10,000 की, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन नहीं पास की गई। ओल्ड जो है एसेट की डिस्पोजल नहीं की गई है। अब ओल्ड की कॉस्ट भी नहीं दी, कैसे करें? ना एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दी है, तो यहाँ पर कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने कुछ पढ़ रखा है, ट्रेड इन अलाउंस, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, और ये चीज़ें कुछ हमने पढ़ रखी हैं। हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है कैश की पेमेंट अगर हम करें इज इक्वल टू न्यू एसेट की कॉस्ट माइनस ट्रेड इन अलाउंस, जो आपको एग्जांपल दी गई थी आईफोन की और 3310 की। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हमें पता है 2 मिलियन का है। ट्रेड इन अलाउंस उसने कहा 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ ओल्ड जनरेटर है। अच्छा, नहीं पता। क्या कैश पेड है? जी है, 19,10,000। तो इसका मतलब है हमें ट्रेड इन अलाउंस मिल जाएगा। तो ट्रेड इन अलाउंस मिल गया हमें 90,000 का। अब ये लिंक काम करेगा। कॉस्ट है 10% ऑफ सप्लायर अलाउड 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ ओल्ड जनरेटर एज ट्रेड इन अलाउंस। इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट ट्रेड इन अलाउंस 10% ऑफ कॉस्ट करता है। तो ग्रॉस अप करना हो तो गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज, जो कि 10% है। तो एसेट की कॉस्ट हमें मिल जाएगी, जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो 9 लाख रुपए मिल जाएगी। तो चीज़ों को लिंक करना होता है, नॉलेज को अप्लाई करना होता है। ये एसेट की कॉस्ट भी फाइंड कर चुके हुए हैं, न्यू एसेट की। हमारे पास ओल्ड एसेट की न्यू एसेट के लिए पेमेंट भी मौजूद है, ओल्ड एसेट की कॉस्ट भी मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें एक्सचेंज की जर्नल एंट्री क्या है, तो एक्सचेंज की जर्नल एंट्री प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट न्यू डेबिट हो जाना चाहिए, ओल्ड का कॉस्ट क्रेडिट हो जानी चाहिए।
हमारे पास कैश क्रेडिट है, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग करना होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग देख लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग है आपकी ये, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द एसेट डिस्पोज ऑफ, क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल लाइफ इन टू क्यूमुलेटिव पीरियड। 5 साल का कहा गया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को ही आप रेफ़र करेंगे और 5 साल के तौर पर इसकी वर्किंग फाइनल कर देंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमारी आ गई। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ गई तो बैलेंसिंग अमाउंट हमारी लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगी। हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि 19,10,000 प्लांट मशीनरी में डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, ये हमने देख लिया है। मैं क्वेश्चन में कहाँ से पता चल रहा है, हमें यहाँ से पता चल रहा है। दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो 19,10,000 है, वही पेमेंट आ रही है। टी अकाउंट बनाकर देखना चाहें तो टी अकाउंट से भी यही चीज़ साबित हो जाएगी, जैसा कि ये हुई है। और फिर अगला स्टेप होगा हमारा रेक्टिफिकेशन का। प्लांट एंड मशीनरी न्यू चूँकि 90,000 से कम डेबिट हुई है तो वो डेबिट कर दें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं की गई, उसको डेबिट कर दें। लॉस डेबिट नहीं किया गया, उसको डेबिट कर दें। और चूँकि ओल्ड एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट नहीं किया गया, कॉस्ट को क्रेडिट कर दें। अब अक्सर औकात क्या किया जाता है, इन दोनों अमाउंट्स को नेट कर दिया जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब हम एक्सचेंज के अंदर इन दोनों चीज़ों को नेट ऑफ नहीं करते ओरिजिनल एंट्री में, देन वाई इन रेक्टिफाइंग एंट्री वी कैन नॉट डेबिट एंड क्रेडिट एट द सेम टाइम। बुक से आउट होते हुए एसेट को नज़र आना चाहिए और सही अमाउंट के साथ नज़र आना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम नेट ऑफ कर देंगे फिर बुक से आउट गलत अमाउंट हो रही होगी, 8-10 की अमाउंट, फिर अगर हम नेट करें तो 8-10 आ रहा होता है। फ्यूचर में जब कभी उठा कर देखना पड़ेगा तो डिस्पोजल नज़र नहीं आएगी सही अमाउंट के साथ और मैच नहीं होगा। इसी तरह से इसकी हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखनी थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी देखी जाए तो 794 चार्ज कर दी गई है, लेकिन हमें वर्किंग करनी चाहिए। हमें डायरेक्टली यहाँ से देख लेना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस कितना है। 794 क्योंकि पहले डिस्पोजल नहीं हुई, इस सिर्फ एडिशन हुई है, लिहाजा ये सारी की सारी डेप्रिसिएशन चार्ज है। क्योंकि अगर कोई रिडक्शन हुई होती फिर हमें प्रॉब्लम होती, टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती। अब हमें क्या करना है, सिर्फ नए हमें डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है, करेक्ट वर्किंग। ओपनिंग एसेट में से एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल माइनस कर दिया और हमने वर्किंग परफॉर्म कर ली। ऑन डिस्पोजल चूँकि 31 मार्च तक का हुआ है, 9 मंथ्स यूज़ हुआ, उसकी 45,000 बन जाती है। एडिशन जो 2 मिलियन की हुई डिवाइड बाई 15 इंटू 3/12, 3 महीने ये भी यूज़ हुआ, तो इसकी डेप्रिसिएशन टोटल 6,85,000 बनती है। 6,85,000 चार्ज होना चाहिए थी, चार्ज हमने कर दी हुई है 794। इजाफी डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दें, नेट एंट्री पर रिवर्सल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट बन जाएगी। पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 3 था हमारे पास, ऑन July 1, 2008 fully depreciated फर्नीचर कॉस्टिंग 400,000 वाज रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट 75। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको कैपिटलाइज होना चाहिए था। रीज़न कैपिटलाइज होने की कि ये फ्यूचर के अंदर हमें 5 साल तक बेनिफिट दे जाएगा, इसकी लाइफ 5 साल इंक्रीज़ कर गई है। तो 75,000 के साथ डेबिट होना चाहिए, ये 75,000 के साथ डेबिट हो चुका हुआ है, इसका मतलब फिक्स एसेट में बिल्कुल ठीक डेबिट कर दिया गया। सिर्फ इशू क्या रह जाएगा, ये चेक कर लिया जाए कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी सही आ रही है, डेप्रिसिएशन सही चार्ज हुई है या नहीं हुई है।
तो दोनों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी की है। टी काउंट के ज़रिए भी हम देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन बहरहाल चार्ज अगर डिफरेंस ले लें तो पता चल जाएगा कि ये 3,07,500 डिफरेंस आ रहा है। टी अकाउंट के ज़रिए भी ये देखा जा सकता है। हाँ, हमें वर्किंग करके चेक करना है कि ये 275 कैसे आया है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसके अंदर एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड करना था। स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं, सिर्फ जेन में डिस्पोजल होता है कि डिस्पोजल है तो वो लिख दें, फुली डेप्रिशिएटेड को भूल जाते हैं। तो ये ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड करके उसकी वर्किंग करनी थी, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसको 5 साल पर अब आपको डेप्रिशिएट करना है, ना कि उस पर भी 10% अप्लाई कर दें। तो ये वाली इम्पोर्टेंट थी। टोटल अमाउंट 275 होनी चाहिए थी, 275 हमने चार्ज की, एक्स्ट्रा को हमने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे पता चलेगी, 275 और 3,7 का डिफरेंस ले लेंगे, 32,500 की रिवर्सल पास कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। लाजमी तौर पर स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ICAP ने उस लेवल तक की टेस्टिंग करनी है जिस लेवल पे स्टडी टेस्ट में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, भले वो FAR 1 से रिलेटेड प्रीवियसली टेस्ट हुए हैं या इंट्रो के अंदर टेस्ट हुए हैं। अब न्यू जो आपका कोर्स आउटलाइन है, हमें उसके मुताबिक देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन का एक अच्छा क्वेश्चन था फिक्स एसेट से रिलेटेड, जो कि आपके सामने मौजूद है। इसकी डिस्कशन भी हो गई, आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए था।